हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक विस्थापन को, केमिकल डिस्प्लेसमेंट को। अब केमिकल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? देखो, रासायनिक विस्थापन हम जैसे मैथ होती है तो मैथ में अपन कोई बिंदु लेते हैं, तो कोई बिंदु देखते हैं कि ये एक्स एक्स से तो 5 मीटर की दूरी पर है, वाई एक्स से 4 मीटर की दूरी पर है। ऐसे पढ़ते नहीं पढ़ते। तो मैथ में हम क्या लेते हैं, एक मूल बिंदु लेते हैं। क्या लेते हैं? मूल बिंदु लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर भी हमें प्रत्येक परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। क्या होगा? प्रत्येक परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। लेकिन वो NMR स्पेक्ट्रम कितनी दूरी पर प्राप्त होगा? ने जैसे 5 मीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ, 6 मीटर की दूरी पर प्राप्त हुआ, या 1 डेल की दूरी पर प्राप्त हुआ। तो कोई ना कोई बिंदु तो हमको लेना पड़ेगा कि इस बिंदु से ये इतनी दूरी पर प्राप्त हुआ। कोई ना कोई बिंदु लेना पड़ेगा। तो बिंदु के रूप में यहाँ पर संदर्भ यौगिक लेते हैं। क्या लेते हैं? संदर्भ यौगिक लेते हैं। और संदर्भ यौगिक के रूप में जैसे अपनी ये NMR स्पेक्ट्रम है, इसमें टेट्रामेथिल सिलेन को लेते हैं। ये क्या है? टेट्रामेथिल सिलेन को लेते हैं। अब टेट्रामेथिल सिलेन को ही क्यों लिया, इसके क्या रीजन है, तो इसको देख लेते हैं हम। देखो, टेट्रामेथिल सिलेन को क्यों लिया हमने? जैसे ये क्या है? टेट्रामेथिल सिलेन, यहाँ पे सिलिकॉन है, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3। ठीक है भाई। अब यहाँ पे सिलिकॉन और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन। समझने के लिए, सिलिकॉन की विद्युत ऋणता होती है कम, तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट वाला समूह, है ना, प्लस आई इफेक्ट वाला समूह। और कल वाले टॉपिक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। मैंने कहा था कि परिरक्षण और विपरिरक्षण को अच्छी तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में यही काम में आने वाला है। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट वाला समय, तो इस हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो जाता है? परिरक्षण हो जाता है। ने क्या हो जाता है? परिरक्षण हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन होता है, कैसा प्रोटॉन होता है? परिरक्षित प्रोटॉन होता है। ने कैसा प्रोटॉन होता है? परिरक्षित प्रोटॉन होता है। तो 3 परिरक्षित प्रोटॉन, ये 3 परिरक्षित प्रोटॉन है, 3 परिरक्षित प्रोटॉन है, 3 परिरक्षित प्रोटॉन है। तो जो टेट्रामेथिल सिलेन होता है, इसमें 12 परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं। यानी क्या होते हैं? 12 परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं। या हम ऐसा कहें कि इसमें 12 एक जैसे प्रोटॉन होते हैं। अब कैसे हैं 12 एक जैसे प्रोटॉन? देखो, समझने के लिए यहाँ पे मैं प्लेन डालूंगा। यहाँ पे मैंने प्लेन डाला, इधर भी CH3, इधर भी CH3। यहाँ पे मैंने क्या किया? प्लेन डाला, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3। तो ये हाइड्रोजन परमाणु जैसा है वैसा ही ये हाइड्रोजन परमाणु, ये हाइड्रोजन परमाणु जैसा है वैसा ही ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो ये सभी हाइड्रोजन परमाणु क्या है? एक जैसे हैं। ये क्या है? सभी हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं। ये जो सभी हाइड्रोजन परमाणु एक जैसे हैं, तो इसमें क्या है? 12 एक जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, यानी कि 12 एक जैसे प्रोटॉन है। तो 12 एक जैसे प्रोटॉन होने के कारण इसकी जो तीव्रता प्राप्त होती है ना, इसका जो NMR स्पेक्ट्रम होता है, ये काफ़ी ऊंचा प्राप्त होता है। ये जो टेट्रामेथिल सिलेन होता है, इसका जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, ऐसे काफ़ी ऊंचा प्राप्त होता है, यानी क्योंकि इसमें 12 एक जैसे प्रोटॉन है। क्या है? इसमें 12 एक जैसे प्रोटॉन है। ठीक है। यानी दूसरी चीज़ क्या है? देखो, ये सभी प्रोटॉन कैसे हैं? परिरक्षित प्रोटॉन है। यानी कैसे प्रोटॉन है? परिरक्षित प्रोटॉन है। और मैंने कल आप लोगों को बताया था, यानी कि परिरक्षित प्रोटॉन के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। परिरक्षित प्रोटॉन के लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इन्हें इसका जो NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा, टेट्रामेथिल सिलेन का जो हमें NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो उच्च चुंबकीय क्षेत्र में मिलेगा। टेट्रामेथिल सिलेन का जो NMR स्पेक्ट्रम मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा? उच्च चुंबकीय क्षेत्र में। उच्च चुंबकीय क्षेत्र में। दूसरी चीज़, इसमें 12 एक जैसे प्रोटॉन होते हैं, इसके कारण है ना, इसका जो NMR स्पेक्ट्रम होता है काफ़ी ऊंचा प्राप्त होता है, यानी इसकी तीव्रता बहुत अधिक होती है। तीसरी चीज़, ये जो टेट्रामेथिल सिलेन होता है, एक उत्तम विलायक होता है। अब उत्तम विलायक कैसे? यह कार्बनिक भाग को, कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थों को अपने में घोल सकता है। यह जो टेट्रामेथिल सिलेन होता है, कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थों को अपने में घोल सकता है। ने दोनों पदार्थों को अपने में घोल सकता है। हम किसी भी परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे
टेट्रामेथिलसिलेन है। इस टेट्रामेथिलसिलेन में हमने उस परमाणु को डाल दिया जिसका हमें NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, डाल दिया, दोनों का मिश्रण बना लिया। अब इसके दोनों ओर मैंने क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया, और चुंबकीय क्षेत्र लगाने के बाद विकिरणों को आपतित किया, विकिरणों को आपतित किया। तो एक तो मिलेगा हमें जैसे किसका स्पेक्ट्रम, टेट्रामेथिलसिलेन का स्पेक्ट्रम, और एक मिलेगा हमें जिस परमाणु का हमें जो भी परमाणु का हमें NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना था उस परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम। फिर हम देख लेंगे कि ये क्या है, उस परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम, ये उस परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम इस टेट्रामेथिलसिलेन के NMR स्पेक्ट्रम से कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ। जैसे 2 डेल की दूरी पर प्राप्त हुआ, ने कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ, 2 डेल की दूरी पर प्राप्त हुआ। अब मुझे पता लग गया कि जो जैसे सोडियम, माना एग्जाम्पल के लिए, हालांकि ऐसा नहीं होता लेकिन एग्जाम्पल के लिए ना, सोडियम का NMR स्पेक्ट्रम टेट्रामेथिलसिलेन के NMR स्पेक्ट्रम से 5 डेल की दूरी पर प्राप्त हुआ। मुझे पता चल गया कि इसका NMR स्पेक्ट्रम 5 डेल की दूरी पर प्राप्त होता है टेट्रामेथिलसिलेन से। अब टेट्रामेथिलसिलेन की क्या आवश्यकता, टेट्रामेथिलसिलेन को तो हमने इसलिए लिया था ताकि हम किसी भी परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम कितनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है इसका पता लगा सके। अब हमें पता लग गया भाई कि इस परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम टेट्रामेथिलसिलेन से इतनी दूरी पर प्राप्त हो रहा है। अब इसका कोई काम नहीं है, तो ये जो इसका कोई काम नहीं है, तो अभी ये जो हमारा ये जो मिश्रण था, इस मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये जो टेट्रामेथिलसिलेन होता है ये वाष्प बनकर ऊपर उठ जाता है। यह जो अपना मिश्रण था, इस मिश्रण को गर्म करेंगे तो ये जो टेट्रामेथिलसिलेन होता है ये वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो ये वाष्पशील भी होता है ना। यह ना वाष्प नहीं, यह वाष्पशील होता है। ठीक है ना। और इसमें 12 समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, 12 समतुल्य प्रोटॉन होते हैं, 12 समतुल्य प्रोटॉन होते हैं। तो टेट्रामेथिलसिलेन की ये विशेषता है। इस कारण हम लोगों ने टेट्रामेथिलसिलेन को ही संदर्भ यौगिक के रूप में काम में लिया। ठीक है, इस कारण हमने टेट्रामेथिलसिलेन को संदर्भ यौगिक के रूप में काम में लिया। अब आगे समझते हैं। देखो, ये जो केमिकल डिस्प्लेसमेंट होता है, रासायनिक विस्थापन होता है, इसे डेल से व्यक्त करते हैं। केमिकल डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसे डेल से व्यक्त करते हैं। और ये जो डेल की इकाई होती है, जैसे दूरी की इकाई होती है मीटर, होती नहीं होती, क्षेत्रफल की इकाई होती है मीटर स्क्वायर, द्रव्यमान को किलोग्राम में लेते हैं, ना टाइम को सेकंड में लेते हैं। वैसे ही जो ये जो रासायनिक विस्थापन होता है इसको हम ppm में लेते हैं। कहीं में यहाँ पे लिख देता हूँ ppm, किस में लेते हैं, ppm में, यानी किस में लेते हैं, ppm में। अब इसको समझाता हूँ अच्छी तरीके से। देखो, अपनी नज़र मत हटाना बोर्ड पे से, गर्मी इतनी लग रही है कि पूछो मत यार, मरे गर्मी के मारे। दूसरे ऊपर से लाइट। और देखो, चित्र को समझते हुए चलना। अगर वो वाला जो मैंने बताया वो भी समझ में नहीं आया होगा तो अब समझ में आ जाएगा। देखो, अब समझते हुए चलना। मैंने क्या बताया था कि संदर्भ यौगिक के रूप में हमने टेट्रामेथिलसिलेन को लिया।
और जो टेट्रामेथिलसिलेन होता है उसका जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है 0 ppm पर प्राप्त होता है। नहीं किस पर प्राप्त होता है? नहीं 0 ppm पर प्राप्त होता है। और उसमें क्या आते हैं कि 12 एक जैसे प्रोटॉन थे, तो उन प्रोटोनों के कारण जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है काफ़ी ऊंचा प्राप्त होता है। नहीं क्या होता है? काफ़ी ऊंचा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे ये टेट्रामेथिलसिलेन के कारण माना ये स्पेक्ट्रम मिला है हमको, ये जो मैंने सीधी लाइन खींची है ये क्या है? टेट्रामेथिलसिलेन के कारण NMR स्पेक्ट्रम है। ये जो मैंने सीधी लाइन खींची ये क्या है? टेट्रामेथिलसिलेन के कारण जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ उसकी लाइन है। ये किस पर प्राप्त हुआ था? 0 ppm पर प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 ppm, 2 ppm, 3 ppm, 4 ppm, 5, 6 ppm, 7 ppm, 8 ppm, 9 ppm और ये 10 ppm। ये क्या है? डेल है ना। इसको काई में लिया हम लोगों ने? ppm में। काई में लिया है? ppm में लिया है, ठीक है। और ये क्या है? टेट्रामेथिलसिलेन का जो NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त हो उसकी लाइन है। अब मैंने क्या बताया था कि जो टेट्रामेथिलसिलेन क्या होता है? CH3 Si CH3 CH3 या ये CH3 ये होता है। अब देखो टेट्रामेथिलसिलेन में जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की विद्युत ऋणता कम होती है। सिलिकॉन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण इन हाइड्रोजन परमाणुओं का क्या हो जाता है? परिरक्षण हो जाता है। और ये सभी हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं। ये सभी प्रोटॉन कैसे होते हैं? परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं। यानी कैसे प्रोटॉन होते हैं? परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं। अब जो परिरक्षित प्रोटॉन होते हैं, अब परिरक्षण की जो घटना होती है उच्च चुंबकीय क्षेत्र में होती है। कल आप लोगों को पढ़ाया था मैंने, परिरक्षण की जो घटना होती है उसके लिए उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। नहीं किसके लिए? किसकी आवश्यकता होती है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तो ना लवक के परिरक्षण हो रहा है, यहाँ पे तो लवक के परिरक्षण हो रहा है, तो यहाँ पे यानी कि उच्च चुंबकीय क्षेत्र है। नहीं यहाँ पे क्या है? उच्च चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब हम इधर से इधर चलेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है, इधर से इधर चल रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो रहा है। और यहाँ पे क्या है? कम चुंबकीय क्षेत्र, कम चुंबकीय क्षेत्र न कम चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। यानी जैसे 5 मिनट के लिए समझो हमें किसी भी परमाणु का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। जैसे मुझे मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। अब मैं मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त करूँगा? ये अपने पास टेट्रामेथिलसिलेन है, इस मैग्नीशियम और टेट्रामेथिलसिलेन दोनों को आपस में मिला दूंगा। दोनों को क्या करूँगा? आपस में मिला दूंगा। मिला दिया। आपस में मिलाने के बाद जैसे मैंने ये कोई पात्र लिया, मैं इस पात्र में दोनों को आपस में मिला दिया 5 मिनट के लिए, और यहाँ पे मैंने इसके दोनों ओर चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। ने क्या लगा दिया? चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया। फिर मैंने इस पर क्या किया? रेडियो विकिरणों को आपतित किया, रेडियो विकिरणों को आपतित किया। तो जो टेट्रामेथिलसिलेन है, टेट्रामेथिलसिलेन का तो NMR स्पेक्ट्रम ये प्राप्त हो गया। और माना मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम मुझे यहाँ पे मिला ऐसे, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे मिला। ये मुझे मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम ऐसे प्राप्त हो, समझने के लिए यहाँ पे क्या मिला? मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम मिला। अब इससे कितनी दूरी पर प्राप्त हुआ? यानी 4 डेल दूरी पर प्राप्त हुआ, 4 ppm दूरी पर प्राप्त हुआ मैग्नीशियम का NMR स्पेक्ट्रम। तो ये जो इसके और इसके बीच की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, वो दूरी तो क्या है? रासायनिक विस्थापन है ना। वो दूरी क्या है? रासायनिक विस्थापन। तो अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे उच्च चुंबकीय क्षेत्र की घटना कब होती है?
जब परिरक्षण का मान अधिक हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, परिरक्षण हो रहा है। और कम चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता कब होती है, विपरिरक्षण में। कहीं में विपरिरक्षण में कम चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है विपरिरक्षण में। दूसरी चीज एक और हम यहाँ पे लेते हैं, टो बराबर क्या होता है, 10 माइनस डेल। टो बराबर, हम रासायनिक विस्थापन को डेल से भी दिखा सकते हैं और टो से भी दिखा सकते हैं न। टो और डेल में यह अंतर होता है, टो बराबर होता है 10 माइनस डेल। तो यहाँ पे देखो डेल का मान इस जगह पर कितना है, 10, तो 10 में से 10 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 0। तो टो, यहाँ पे टो लिख देता हूँ मैं, यानी क्या लिख दिया, टो। तो यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या ये यहाँ पे 10। इस तरह से हमें टो का मान प्राप्त होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों के अच्छा समझ में आ रहा होगा। देख लो भाई एक बार और, ये क्या है, केमिकल डिस्प्लेसमेंट, रासायनिक विस्थापन। रासायनिक विस्थापन, ठीक है। तो अब तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा रासायनिक विस्थापन क्या होता है, एग्जाम में लिख भी सकते हो। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक, या इससे पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। देखो समझते हुए चलना। अब मैं जो सारणी पढ़ा रहा हूँ, ये सारणी आप लोगों को याद होनी ही होनी चाहिए, कुछ नहीं बस होनी की होनी चाहिए। सारणी याद होगी तब जाकर ही आगे काम चलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नाम, और यहाँ पे लिख देता हूँ डेल का मान। किन किन पदार्थों के लिए डेल का मान क्या प्राप्त होगा, जैसे यहाँ पे पदार्थ का नाम, और यहाँ पे डेल का मान। देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 डिग्री एल्केन, क्या लिख रहा हूँ, 1 डिग्री एल्केन। दूसरा लिख रहा हूँ 2 डिग्री एल्केन, तीसरा है 3 डिग्री एल्केन। ओके, चौथा है अपने पास एल्काइन, ट्रिपल बॉन्ड CH, और एक है C डबल बॉन्ड O, CH3। चौथा ये है, इनके मान बता देता हूँ। 1 डिग्री एल्केन के लिए डेल का मान होता है 0.5 से 0.7, 0.5 से 0.7। 2 डिग्री एल्केन के लिए इसका मान होता है 0.9 से 1.2। कितना, 0.9 से 1.2। 3 डिग्री एल्केन के लिए इसका मान होता है 1.3 से 1.7, 1.3 से 1.7। और देखो इन दोनों के लिए इसका मान होता है 2 से 3 के बीच में। ना 2 से 3 के बीच में। देखो
पांचवा है हेलोजन। जैसे ये कार्बन परमाणु, ये हाइड्रोजन और इससे हेलोजन जुड़ा हुआ। एक्स का मतलब क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, यानी इसके लिए इसका मान होता है 3.5 से 4.5, 3.5 से 4.5 न। छठा है ना ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, है ना। इसके लिए इसका मान होता है 3.5 से 4.2 के बीच में, 3.5 से 4.2 के बीच में। इसको सही लिख देते हैं, 4.2 के बीच में। जल्दी से छाप लो, इसको मिटाऊंगा फिर आगे और भी है। कॉपी पेन लेके बैठा करो तुम लोग, बिना कॉपी पेन के यहाँ पे बैठने का कोई काम नहीं है। एक बार और देख लो। मिटा देता हूँ, अब यहाँ पे मिटा देता हूँ इनको। सातवें नंबर का देखते हैं। देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी इसके लिए इसका मान होता है 1 से 5 के बीच में। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इसके लिए इसका मान होता है 1 से 5 के बीच में। ठीक है, कितना होता है? 1 से 5 के बीच में। यहाँ पे एक बैलेंस ही फ्री है, यहाँ पे एक बैलेंस ही फ्री है। आठवां देखो, डबल बॉन्ड CH, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड CH, एल्कीन के लिए इसका मान होता है कितना? 4.5 से 6.5 के बीच में। 4.5 से 6.5 के बीच में। लास्ट बेंजीन, बेंजीन के लिए इसका मान होता है 7। कितना? 7। 10वां देखते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल CH3 C डबल बॉन्ड O, सॉरी C डबल बॉन्ड OH। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए इसका मान होता है 10 से 12। कितना होता है? 10 से 12। ग्यारहवां देखते हैं, एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड OH के लिए। एल्डिहाइड के लिए इसका मान होता है 9 से 10 के बीच में। कितना? 9 से 10 के बीच में। तो ये मान तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए मेरे भाइयों। अगर ये मान याद नहीं होना तो कुछ नहीं है, फिर तो पढ़ना ही बेकार है तुम लोगों का। तो यह मान तो आप लोगों को याद होना ही होना चाहिए। ओके, इस मान के बिना कुछ नहीं है। देख लो, आगे चलते हैं। छाप लिया होगा आप लोगों ने। नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक विस्थापन को
प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक विस्थापन को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें फर्स्ट आता है परिरक्षण व विपरिरक्षण। परिरक्षण व विपरिरक्षण में जितना पड़ा है सारा छाप देना इसमें। क्या बोला मैंने? परिरक्षण व विपरिरक्षण में जितना पड़ा है सारा छाप देना इसमें। सेकंड है विषमदेशिकता प्रभाव। में क्या है? विषमदेशिकता प्रभाव। ये विषमदेशिकता प्रभाव भी दो प्रकार का है, एक तो अनुचुंबकीय प्रभाव, एक प्रतिचुंबकीय प्रभाव। एक तो है अनुचुंबकीय प्रभाव और एक है प्रतिचुंबकीय प्रभाव। और इसके एग्जाम्पल भी है। तो अनुचुंबकीय प्रभाव क्या होता है और प्रतिचुंबकीय प्रभाव क्या होता है? देखो, जैसे डबल बॉन्ड होता है अपने पास, कार्बन कार्बन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे जो एक तो सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे क्या है? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है। तो ये जो पाई बंध होता है, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे कहते हैं आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं? आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र। यदि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समानांतर हो, यदि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा समानांतर हो, यानी क्या हो? दोनों की दिशा समानांतर हो, तो इस प्रकार के प्रभाव को कहते हैं अनुचुंबकीय प्रभाव। यदि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत हो, तो इस प्रकार के प्रभाव को कहते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव। यदि आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा परस्पर विपरीत हो, तो इस प्रकार के प्रभाव को बोलते हैं प्रतिचुंबकीय प्रभाव। ने क्या बोलते हैं? प्रतिचुंबकीय प्रभाव। ये ऐसे समझ में नहीं आता, ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखो, एक एग्जाम्पल तो बता ही देता हूँ, इतना टाइम तो है। इसको मिटा दूँ। अभी अपना प्रतिचुंबकीय विषमदेशिकता प्रभाव ही चलेगा, काफ़ी बड़ा ही है। देखो, जैसे एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मैं एथीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। किसका? एथीन का एग्जाम्पल है ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये क्या है? एक तो सिग्मा बंध, एक पाई बंध है। तो इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा है। इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखा है। यहाँ ये क्या है? चुंबकीय बल रेखा है। ये चुंबकीय बल रेखा है। देखो, ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र, उसकी दिशा ये ऐसे है, ये ऐसे लग रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, समझो बात को। मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैपिटल H। मैंने क्या लगाया? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैपिटल H। माना इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H की दिशा ऊपर की ओर। समझना बात को। मैंने बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया कैपिटल H, इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल H की दिशा ऊपर की ओर है। तो यहाँ पे देखो, नहीं इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र के बीच में,
एक तो ये वाला क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र के बीच में देखो, नहीं इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र के बीच में देखेंगे तो पाइबंद के इलेक्ट्रॉनों के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है ना, उसकी दिशा तो ऐसे है, नीचे की ओर है ना, ऐसे लग रही है। और इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो ऊपर की ओर है। तो इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व प्रति चुंबकीय, आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र व बाह्य चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा विपरीत है ना, दोनों की दिशा विपरीत है। तो इस क्षेत्र में जो प्रोटॉन होगा उस प्रोटॉन का तो परिरक्षण होगा, हालांकि यहाँ पर कोई प्रोटॉन नहीं है। अगर प्रोटॉन होता तो उसका क्या होता, परिरक्षण होता, यानी क्या होता, परिरक्षण होता। लेकिन यहाँ पर देखो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर और आंतरिक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी ऊपर की ओर, यानी कि दोनों की दिशा समानांतर है। तो इन प्रोटॉनों का क्या होता है, विपरिरक्षण होता है। एक तो इन्हें इस प्रोटॉन का भी विपरिरक्षण होता है, इस प्रोटॉन का भी विपरिरक्षण होता है, इस प्रोटॉन का भी विपरिरक्षण होता है, इस प्रोटॉन का भी विपरिरक्षण होता है। और इसका जो NMR स्पेक्ट्रम होता है अभी मैंने बताया था, यानी किन के बीच में प्राप्त होता है, एल्किन का, यानी 4.5 से 6.5 के बीच में। नई बात समझ में आई क्या यार? आ गई होगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। जय हिंद साथियों।